नेता जनता को जातिवाद, हिंदूवाद, मुस्लिमवाद और साथ में आरक्षण तरह तरह के प्रलोभन देकर अंत में जनता को क्या देता है। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको उस शख्सियत से मिलाना चाहता हूं जिनके बारे में शायद ही आप जानते हो और शायद ही आपने सुना, क्योंकि इनकी नई पार्टी है और नया चेहरा है, नया जुनून है। आज मैं आपको सीधे देश बचाओ पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव माननीय महेंद्र केवट जी से मिलाता हूं। महेंद्र जी नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले तो स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपको हमारे आवाज़ को, पार्टी के जो एजेंडे हैं उनको जनता तक पहुंचाने के लिए आपने हमें चुना। इसके लिए आपका और आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। जी बिल्कुल। यदि आप इसी प्रकार से ज़िले में आएंगे और इसी प्रकार से आगे आते रहेंगे तो ज़रूर हमारा तो काम ही है दिखाना, तो हम आपको तो दिखाते ही रहेंगे। और सबसे पहले मैं ज़्यादा घुमाते हुए नहीं, मैं आपसे सीधे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। महेंद्र जी, आपका जन्म स्थान कहाँ है और कहाँ से आप बिलोंग करते हैं, इसके बारे में आप सीधा बिना किसी घुमाव के आप बात रखें। जी, मेरा जन्म स्थान उत्तर प्रदेश है, बिनकी तहसील। उसमें एक छोटा सा गांव है, ग्राम कटिलिया। मेरा जन्म यहीं पर हुआ और मेरे जनपद का नाम है फतेहपुर, उत्तर प्रदेश। जी। और मेरी जो प्राइमरी पढ़ाई है वो यहीं से संपन्न हुई। तत्पश्चात मेरे बड़े भाई रेलवे में हैं। उन्होंने बहुत कष्ट झेलने के बाद, तमाम प्रॉब्लम्स को सहने के बाद भी मुझे अपने पास रखा, भोपाल में मेरी पढ़ाई करवाई। मेरे बड़े भाई मझले भाई हैं, उनकी भी पढ़ाई करवाई। उसके पश्चात मैं इंदौर गया, इंदौर से पॉलिटेक्निक किया, पॉलिटेक्निक 2000 में पास किया। उसके पश्चात मैं जॉब के लिए अहमदाबाद चला गया। काफ़ी स्ट्रगल रहे हैं आपके लाइफ में। जी, और यही नहीं, स्ट्रगल तो जन्म से ही देखे हुए हैं। मैं एक छोटा सा वक्तव्य बताता हूँ। मैं 10th क्लास में था, उस समय काफ़ी फीस के लिए दिक्कत होती थी। तब मैं रनिंग करने, दौड़ने जाता था। और भोपाल में जहाँ रहते थे वो स्टेशन का नाम है रेलवे स्टेशन हबीबगंज। सुबह 4 बजे के आसपास ट्रेन आती थी 2-3। तो एक दिन मैं इत्तेफाक से लाल शर्ट पहनकर रेलवे स्टेशन क्रॉस करते हुए दौड़ने के लिए निकल गया। जी जी। तो एक वृद्ध ने बोला कि एक कुली इधर आओ। तो मैं उनकी मदद के हिसाब से उनके साइड में पहुंच गया। जी बोलिए। वो बोले मेरा सामान उठाकर ले चलो और मेरे घर तक पहुंचा दो। तो मैंने बिना कुछ सवाल किए उनकी मदद के लिए उनका सामान उठाया, उनके घर पर छोड़ा और उन सज्जन ने मुझे 10 रुपये दिए। अब 86 की बात है, 89 की बात है। उस समय 10 रुपये की क्या वैल्यू थी। उस 10 रुपये ने मेरा दिमाग घुमा दिया, मेरा साहस बढ़ा दिया। ऐसे ऐसे करके मैं डेली फिर जाने लगा। तो जैसे ही मुझे पैसे मिलते, उन पैसों को मैं एक गुल्लक में डालता और जब फीस की व्यवस्था करनी होती तो बड़े भाई से ना लेकर मैं खुद फीस भरता। मतलब कि पूर्ण रूप से देख रहे हैं आप, महेंद्र केवट जी पहले से ही सहज स्वभाव के थे। जी। और मेरे घर में मेरी माता जी हमेशा बोलती थी कि परेशानियों से कभी डरना नहीं, मुसीबत से कभी पीछे भागना नहीं। जिसने संघर्ष किया वही आगे गया। तो संघर्षों की तो लाइन लगी है और हमारे माता पिता ने हमें यही सिखाया है कि अच्छे संस्कार लो, अच्छे कर्म करो, बड़ों की सेवा करो। और साथ में उन्होंने यह बोला कि अगर किसी के साथ में आपने धोखा नहीं किया है तो आपको जीवन में कभी धोखा नहीं मिलेगा। उन्होंने एक बात और कही कि आपने जन्म लिया है तो उस समय आप रोए और जग हंसा। और उन्होंने यह बात बड़े सहज भाव से कहा कि बेटा ऐसे कर्म करना कि जब आप इस दुनिया को छोड़कर जाओ तो आप हंसो और जग रोए। बस इसी भाव के साथ मैं देश बचाओ पार्टी में आया और देश बचाओ पार्टी के हमारे जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, उनके भी यही भाव हैं। इसी उद्देश्य से मैं इस पार्टी के साथ जुड़ा और अभी भी पूरे जीवन इस पार्टी के साथ समर्पित रहूँगा। ये महेंद्र जी, हम आपसे और इस पार्टी के विशेष में जानना चाहेंगे कि ये पार्टी कहाँ की पार्टी है और कितने वर्ष हो गए इसको रजिस्ट्रेशन हुआ और कहाँ से, मतलब क्या आइडिया आया, कैसे पार्टी बनाई और कैसे आप आज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं? जी,
हमारे आदरणीय माननीय श्री राष्ट्रीय अध्यक्ष जितेंद्र पवार जी हैं। इससे पहले पार्टी के रजिस्ट्रेशन से पहले एक देश बचाओ अभियान चलाते थे। जो देश की गतिविधियां हैं, राजनीतिक गतिविधियां, उनके अंदर इतनी समस्याएं हैं, जो अव्यवस्था हैं, जिनके कारण इतना भ्रष्टाचार फैला हुआ है कि जो गरीब किसान मजदूर है उसका हक नहीं मिलता और वह सीधे बीच में ही ख़त्म हो जाता है। गरीब के हिस्से का, किसान के हिस्से का, एक मजदूर के हिस्से का जो विकास है वो बीच के रास्ते में ख़त्म हो जाता है। अगर 1 करोड़ का विकास आया तो जनता के हाथ में मात्र 10 या 20 लाख तक ही पहुंचता है। तो हमारे पार्टी का एक उद्देश्य है कि ऐसी व्यवस्था बने कि बिना घूसखोरी के, बिना काट छाट के सरकारी योजनाओं का लाभ गरीब किसान मजदूर और गरीबी रेखा के आखिरी पायदान पर खड़े व्यक्ति तक जिस दिन पहुंच जाएगा उस दिन असली विकास चालू होगा। जी जी बिल्कुल महन जी, आपने बहुत अच्छी बात कही। महन जी, और पार्टी को लेके, पार्टी विशेष को लेके उत्तर प्रदेश में आप आए हैं और मेरे ख्याल से आप आज फतेहपुर जनपद में इसका विस्तार कर रहे हैं, तो मुझे लगता है पूर्णतः अभी इस चीज़ के लिए आप तैयार नहीं थे, लेकिन कहीं ना कहीं आपने संभाला और इसके बारे में आपने सोचा कि नहीं इसको बढ़ाना चाहिए, तो आप बढ़ा रहे हैं। तो महन जी, क्या आपका टारगेट है और क्या आपका गोल है इसमें? देखिए, हमारा टारगेट एक ही है कि अभी तक जितने भी चुनाव हैं उन सभी चुनाव में जनता हारती आई है और नेता जीतता आया है। जी जी, जिस दिन बिना घूसखोरी के, बिना काट छाट के जो पात्र है उस तक उसका हक पहुंच जाएगा, उस दिन जनता जीतेगी। जिस दिन सरकारी स्कूलों की व्यवस्था अच्छी हो जाएगी, सरकारी स्कूलों में बच्चों की भरमार हो जाएगी। ये पार्टी के, आपके जो ये देश बचाओ पार्टी है, इसके एजेंडे क्या हैं, क्या किस उद्देश्य से आप मतलब कि आप कह सकेंगे? क्योंकि अब देखिए पार्टी नई है, अब आप ऐसे तो किसी विदाउट एजेंडे तो आप आ नहीं सकते। उत्तर प्रदेश आप जानते हैं राजनीतियों का शहर है और इसके बारे में मुझे बताने की तो आवश्यकता नहीं, आप इस सारा कुछ तो जानते ही हैं। तो कहीं ना कहीं पार्टी के एजेंडे होंगे, कुछ एजेंडों के बारे में बताएं। देखिए, पार्टी के एजेंडे जो प्राथमिकता है स्वास्थ्य, शिक्षा और न्याय। अगर देश की जनता को स्वास्थ्य निःशुल्क और पूर्णतः गुणवत्तापूर्ण मिल जाएगा, शिक्षा भी निःशुल्क है, अब उसमें अगर गुणवत्ता जोड़ दी जाए। तीसरा एजेंडा है न्याय। आप कोई भी गरीब किसान मजदूर, कोई भी व्यक्ति अगर कोई घटना हुई, कोई समस्या हुई, थाने जाता है, FIR लिखवाता है, कहीं ना कहीं से उससे कुछ मांगा जाता है, बिना लेन देन के उसके FIR नहीं लिखी जाती है, उसकी कोई कार्यवाही नहीं होती है। कहीं अगर ग्रामीण किसानों को ले लीजिए, कोई योजना आई या फिर कोई आपदा राहत आई, जैसे अतिवृष्टि हो गई या ओलावृष्टि हो गई, तो उसके लिए जो सरकार की तरफ से राहत आती है उसमें भी लेखपाल और बीच के एजेंट मिलकर दूसरे तरीके से किसानों से पैसा मांगते हैं, उसके बाद में चेक देते हैं। तो अगर उनको न्याय मिल गया निःशुल्क और गुणवत्तापूर्ण समय पर, तब वह व्यक्ति पूर्णतः दिमागी रूप से फ्री हो जाएगा, शिक्षा से भी, स्वास्थ्य से भी और न्याय से भी। निश्चित तौर पे आपकी जो पार्टी के जो एजेंडे हैं, तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार मुक्त करने का उद्देश्य है आपका। तो महन जी, ये तो आपके पार्टी के एजेंडे रहे और कहीं ना कहीं जनता के मन में सवाल आएगा, आप उत्तर प्रदेश में आए तो पार्टी की फंडिंग कहाँ से होगी? पार्टी की फंडिंग मुझे लगती है, तो पार्टी की फंडिंग कहाँ से आएगी? देखिए, फंडिंग की हमें बिल्कुल भी चिंता नहीं है। कारण क्या है, जो नेता चुनाव लड़ता है तो उसके पास या तो पार्टी फंड देती है या उसके पास कहीं ना कहीं से किसी भी प्रकार का धन हो सकता है, उसकी खुद की प्रॉपर्टी हो सकती है या कहीं से उसको सपोर्ट मिलता है। आप कहाँ से लाएंगे, मेरा सवाल है। जी, मैं आपके सवाल के जवाब पर आ रहा हूँ। जी जी, जो नेता जो भी चुनाव लड़ता है दबंगई करके, वो फंड खर्चा करता है, अरबों करोड़ों रुपया खर्च कर देता है। तो वो जो करोड़ों खर्च कर रहा है, वो करोड़ों खर्च करके उसका लाभ कितना मिलेगा? उसको कहीं ना कहीं से तो लाभ मिल रहा होगा, बैक सपोर्ट से। इसलिए वो करोड़ों खर्च करने के बाद
चुनाव लड़ने कर जीतने हारने का जोखिम उठाता है। कारण क्या है? अगर जनता चुनाव जीतना चाहती है, जनता अपने लिए लड़ना चाहती है, तो जनता फंडिंग करेगी। और अगर जनता ने सपोर्ट किया तो हमें फंड की आवश्यकता ही नहीं है। अभी एक मिनट, अभी वर्तमान की 2-4 दिन पहले की बात है। अभी तक मेरा मन चुनाव लड़ने का नहीं था, लेकिन ग्रामीणों के साथ अपनी बात रखी कि मेरे पास थोड़ी सी व्यवस्था है और मन ऐसा है, समाज सेवा करने का है। ये जो समस्या है, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, इनके बारे में सबसे चर्चा किया तो ग्रामीणों ने बोला आप खड़े होइए, हम आपके साथ हैं। 2-4 ग्रामीणों ने पकड़ा और घर घर ले गए। किसी ने दाल दिया, किसी ने चावल दिया, किसी ने 500 रुपये दिए, किसी ने 200 रुपये दिए। सबने इतना व्यवस्था कर दिया कि ये जो हम आयोजन कर रहे हैं, ये बैनर पोस्टर जो भी देख रहे हैं, करीब 25-30 हज़ार का खर्चा हुआ, ये पूरा ग्रामीण जनता ने एकत्र कर दे दिया। तो इसलिए मेरा विश्वास है जब हमारे ग्रामीण जनता ने कर दिया तो आगे जाएंगे तो बिल्कुल फंडिंग आएगी। इस तरह होगा जैसे हमारे सुभाष चंद्र बोस थे, उनको फंडिंग की गई थी, समाज के लोगों ने किया था। जो लोग परेशान थे अंग्रेजों से, सत्ता से, उन लोगों ने फंडिंग किया था। तो जो लोग फंडिंग करना चाहते हैं वो खुद जीतना चाहेंगे, और नेता जो फंडिंग करता है खुद को जीतने के लिए वो कहीं ना कहीं से वहीं से निकालेगा। निश्चित तौर पर आपका कहना है कि पार्टी की जो फंडिंग होगी तो जनता के ऊपर छोड़ देंगे, जो कि आपके पूर्णतः कार्यकर्ता होंगे, यही तो है जी। और मुझे आपका एक किस्सा बहुत मज़ेदार लगा जो आपने बताया। तो पूर्णतः आप देख रहे हैं किस प्रकार से इन्होंने बताया, और आप उस किस्से के जरिए तो समझ ही गए होंगे कि मानसिक इनकी सोच क्या है और किस प्रकार से ये उत्तर प्रदेश चुनाव में कदम रख रहे हैं। तो महन जी, क्या इस बार आप चुनाव लड़ेंगे? क्या महन जी इस बार चुनाव लड़ेंगे फतेहपुर जी उत्तर प्रदेश? अब चुनाव लड़ेंगे। आपको एक बहुत अच्छी खबर सुना रहा हूँ। मैं चुनाव लड़ने का मन नहीं था, गांव आया तो कई लोग आए, उन्होंने एक भयानक रूप दिखाया। कल उसकी पार्टी निश्चित करेगी कि इस विधायक को किस विधानसभा से लड़ाया जाए और किस समीकरण से लड़ाया जाए कि यह जीत कर सत्ता में आए और हमारी सरकार बनाने में मदद करे। लेकिन मेरा मानना है कि अगर मैं जनता के लिए सेवा करना चाहता हूँ तो हिंदूवाद, मुस्लिमवाद और जातिवाद से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर जनता ने सपोर्ट किया तो कुछ भी हो, भले मुझे 1 वोट मिले, मैं जातिवाद वाली विधानसभा में जाना नहीं पसंद करूँ। नहीं, गठबंधन, अब गठबंधन के बारे में हमने पूछा तो क्या गठबंधन तो नहीं करेगी किसी बड़े तबके की जो पार्टी है? क्योंकि मैंने बहुत सारी पार्टियां देखी, मैंने क्या सब लोगों ने, निम्ता हमारे दर्शक भी हैं जो उन्होंने भी देखा होगा कि जितनी भी पार्टियां हैं इस समय जो उठ रही हैं तो बड़े तत्वों की जो भी पार्टियां हैं उनसे गठबंधन करना पसंद करती हैं। तो क्या कहीं ये देश बचाओ पार्टी भी तो नहीं, या महेंद्र केवट जी तो नहीं गठबंधन की सरकार बनाए? जी देखिए, गठबंधन वाली बात है तो उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, फिर समय की ज़रूरत है। और किसी पार्टी ने हमें अगर आमंत्रण किया तो उस पर पार्टी का विषय है, पार्टी अध्यक्ष का विषय है, वो उस पर विचार करेंगे गठबंधन करना है या नहीं करना, उचित है अनुचित है। क्योंकि कहीं ना कहीं से अगर किसी के साथ गठबंधन करेंगे तो पार्टी के ऊपर भी कुछ सवाल उठेंगे, तो वह पूरा सब्जेक्ट, पूरा विषय माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर निर्भर करेगा। महन जी, ये तो रही आपके सत्ता के गलियारों की बात। जनता के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे, उत्तर प्रदेश की जनता को और फतेहपुर की जनता को? उत्तर प्रदेश की जनता को, फतेहपुर की जनता को और अपनी विधानसभा की जनता को, और विधानसभा की जनता को ही नहीं, मैं पूरे भारतवर्ष की जनता को विशेष संदेश देना चाहूँगा कि अपने हकों, अपने इरादों के लिए, अपने काम के लिए, अर्थात अपने जो स्वास्थ्य, शिक्षा और न्याय है उसको पाने के लिए निकलो घरों मकानों से और जंग लड़ो बेईमानों से। जब तक जनता बागी नहीं होगी, जब तक जनता इन नेताओं के विरुद्ध खड़ी नहीं होगी, तब तक जनता को ना स्वास्थ्य मिलेगा,
ढंग का ना शिक्षा मिलेगी और ना ही न्याय मिलेगा। दूसरी बात कहना चाहूँगा, जो नेता जनता को जातिवाद, हिंदूवाद, मुस्लिमवाद और साथ में आरक्षण तरह तरह के प्रलोभन देकर अंत में जनता को क्या देता है, डब्बा भर के दारू और रुपया भी बांटता चुपके से। मेरे पास प्रमाण तो नहीं है, पर जो मैंने देखा है, अनुभव किया है, जनता ने उसको जिता दिया और जनता खुद हार गई। और नेता जीतने के बाद जैसे इस कुर्सी पर बैठता है, एक अच्छी सी 10-20 लाख की कार लेता है, उसको 2-3 गनमैन मिलते हैं, फ्री मकान मिलता है, अच्छा सा बंगला मिलता है, साथ में उसको बिजली फ्री और 2-3 नौकर मिलते हैं, बहुत सारी सुविधाएं हैं। उसके बाद नेताजी को 3-3.5 लाख के आसपास पेंशन भी सैलरी मिलती है, वेतन मिलता है, वेतन लेता है। उसके बाद में जैसे ही नेताजी रिटायर्ड हो गए, 5 साल पूरे हो गए, उन्होंने रिजाइन दे दिया, तो नेताजी को जो से निर्धारित है पेंशन 30-35 हज़ार की, वो पेंशन मिलती है। और जो ये बात सुनकर जो पदाधिकारी नेता होंगे, जो या तो फिर बच के कुछ भी होंगे, तो शायद आपसे बहुत नाराज होंगे। देखिए, नाराज हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये उनका सब्जेक्ट है। मैं ये बात पार्टी की तरफ से नहीं बोल सकता, यह मेरा पर्सनल व्यू है कि मैं अगर जनता ने चुना और जनता जीती, तो ये समझिए मैं जीत गया। जनता जीती और सत्ता में बैठने का अवसर दिया, तो मैं सिर्फ और सिर्फ 50,000 रुपये सैलरी लूँगा अपना घर परिवार चलाने के लिए, पेंशन को त्याग दूंगा, जो अन्य भत्ते हैं उनको त्याग दूंगा। यह मेरा अटल दृढ़ संकल्प है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद है, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा मयंक केवट जी। और निश्चय ही उम्मीद है हमें कि शायद आप उत्तर प्रदेश की राजनीति में आप अच्छा कदम रख पाएंगे। धन्यवाद।